नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक में सबसे पहले बात करेंगे प्रदूषण स्तर की। हाल ही में वैश्विक वायु की स्थिति रिपोर्ट यानी स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज द्वारा जारी की गई है। ये 3 तरह के वायु प्रदूषण का विश्लेषण प्रस्तुत करती है। पहला है परिवेशीय महीन कण प्रदूषण PM 2.5, दूसरा है परिवेशीय शोभमंडलीय ओजोन O3 और तीसरा है घरेलू वायु प्रदूषण। आइए अब जानते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। वर्ष 2019 में विश्व की 90% से अधिक आबादी को PM 2.5 की सांद्रता के वार्षिक औसत का सामना करना पड़ा था। ये जान लेना जरूरी है कि ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के औसत वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश के तहत निर्धारित PM 2.5 की सांद्रता से बहुत ज्यादा है। संपूर्ण विश्व में प्रति व्यक्ति प्रदूषण संपर्कन 83.2 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर के मामले में भारत शीर्ष पर था। पिछले वर्ष विश्व की तुलना में भारत में PM 2.5 की सांद्रता का वार्षिक औसत सर्वाधिक था। वर्ष 2019 में विश्व में ओजोन एक्सपोजर के मामले में भारत तीसरे स्थान पर था। दरअसल ओजोन एक प्रमुख श्वसन अवरोधक तत्व है जो वायु में प्रत्यक्ष रूप से निर्मुक्त नहीं होता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के बीच एक जटिल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा निर्मित होता है। वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में भारत में लगभग 54 मिलियन लोग घरेलू वायु प्रदूषण से प्रभावित हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में भारत में 16.7 लाख लोगों की मृत्यु के लिए वायु प्रदूषण उत्तरदायी रहा है, जिनमें से 1 लाख से अधिक नवजात शिशु थे। अगली खबर वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA ने IFSC में रिट्स और इनविट्स के लिए विनियामक ढांचा निर्धारित किया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने गिफ्ट IFSC में वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के उद्देश्य से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रिट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इनविट्स के लिए विनियामक ढांचा निर्धारित किया है। IFSC में पंजीकृत रिट्स को रियल एस्टेट परिसंपत्तियों और इनविट्स को अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने वाले देशों में निगमित रिट्स और इनविट्स को गिफ्ट IFSC में स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने की अनुमति भी प्रदान की गई है। इनविट्स म्यूचुअल फंडों के समान निवेश योजनाएं हैं जो प्रतिफल के रूप में आय का एक हिस्सा अर्जित करने के लिए व्यक्तियों और संस्थागत निवेशकों को अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश की अनुमति प्रदान करती हैं। वहीं रिट्स सूचीबद्ध संस्थाएं होती हैं जो आय सृजित करने के लिए संपत्तियों का स्वामित्व ग्रहण करती हैं और उनका संचालन और प्रबंधन करती हैं। रिट्स और इनविट्स को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित किया जाता है। यदि रिट्स और इनविट्स के महत्व की बात करें तो ये डेवलपर्स को अपनी राजस्व सृजक रियल एस्टेट या अवसंरचना परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने में सहायता प्रदान करते हैं और नई परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए पूंजी जारी करने में समर्थ बनाते हैं। इसके साथ ही ये निवेशकों को इन परिसंपत्तियों में स्वामित्व धारण किए बिना निवेश करने की अनुमति प्रदान करते हैं और निवेशकों को तरलता भी उपलब्ध कराते हैं। अगली खबर जम्मू कश्मीर से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 के अंगीकरण को स्वीकृति प्रदान की है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में नई शासन इकाई के रूप में जिला विकास परिषदों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए J&K PRA में संशोधन किया था। नवीन संरचना के मुताबिक DDCs यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जिला योजना और विकास बोर्डों को प्रतिस्थापित करेंगी, जिनकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री द्वारा की जाती थी और सांसद तथा विधायक और विधान पार्षद इसके सदस्यों के रूप में कार्य करते थे। इसके अलावा जिला उपायुक्त इसका सदस्य सचिव होता था। लेकिन अब नए ढांचे में एक DDC और एक जिला योजना समिति शामिल होगी। DDCs में प्रत्येक जिले से निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे और निर्वाचित प्रतिनिधियों में से नियुक्त एक अध्यक्ष द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। DDCs का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। DDCs के अधिकार क्षेत्र के तहत नगर पालिका या नगर निगम के रूप में नामित क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण जिला शामिल
होगा। आइए अब जानते हैं डीडीसीज के कार्य। डीडीसीज हल्का पंचायतों और खंड विकास परिषदों के कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगी, जिन्हें 1989 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। नियोजन प्रक्रिया को शामिल करके डीडीसीज के कार्यों के दायरे को बढ़ाया गया है। नियोजन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों को हस्तांतरित किया गया है। इससे पहले डीडीबीज यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड ही योजना और विकास संबंधी कार्यों का कार्यान्वयन करते थे। साथ ही प्रत्येक जिले के लिए एक डीपीसी यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी स्थापित की जाएगी, जो जिले के लिए विकास कार्यक्रमों के निर्माण पर सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। अगली खबर व्यापार क्षेत्र से संबंधित है। भारत ने व्यापार सुविधा समझौते यानी टीएफए के अंतर्गत प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं का विरोध किया है। विश्व व्यापार संगठन में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और कोलंबिया ने टीएफए के तहत प्रावधानों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए सदस्यों पर बाध्यकारी प्रतिबद्धता आरोपित करने का सुझाव दिया है। भारत ने कोविड-19 महामारी के मौजूदा संकट को देखते हुए इस बाध्यकारी प्रतिबद्धता का विरोध किया है। हालांकि भारत पहले ही अपनी 73% से अधिक टीएफए प्रतिबद्धताओं को लागू कर चुका है। आइए अब जानते हैं ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के बारे में। टीएफए को वर्ष 2013 में विश्व व्यापार संगठन के बाली मंत्री स्तरीय सम्मेलन में अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया था और इसे वर्ष 2017 में लागू किया गया था। वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद से संचालित किए जाने वाला ये प्रथम बहुपक्षीय व्यापार समझौता है। इस समझौते का उद्देश्य सीमा पारीय व्यापार के प्रवाह को सुव्यवस्थित करके कुल व्यापार लागत में कटौती करना है। इसके लिए कुल व्यापार लागत में अल्प विकसित देशों को 14% से अधिक और विकासशील देशों को 13% से अधिक की कटौती करनी है। भारत द्वारा वर्ष 2016 में टीएफए की अभिपुष्टि की गई थी। आइए अब जानते हैं टीएफए के तहत प्रावधान। व्यापार सुविधा प्रदान करने और सीमा शुल्क अनुपालन को सहज बनाने के लिए सीमा शुल्क और अन्य अधिकारियों के बीच प्रभावी सहयोग के लिए उपाय करना। पारगमन वाली वस्तुओं के साथ साथ अन्य वस्तुओं की आवाजाही, निर्गमन और समाशोधन की प्रक्रिया को तीव्र करना। इस क्षेत्र में तकनीकी सहायता और क्षमता के निर्माण के लिए भी उपयुक्त प्रावधान करना आदि। अगली खबर मानवाधिकारों से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त यूएनएचसीआर ने एफसीआरए कानून पर चिंता व्यक्त की है। विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन अधिनियम यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट एफसीआरए 2020 के तहत कई अनुमति प्रदान की गई हैं। ये संशोधन अधिनियम केंद्र सरकार को ये अनुमति देते हैं कि एफसीआरए के तहत अनुमोदन ले चुके संस्थानों को ये निर्देश दे सकेगी कि वह केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अप्रयुक्त विदेशी अंशदान को खर्च नहीं करेगी या विदेशी अंशदान के शेष भाग को जो प्राप्त नहीं हुआ है या कोई अतिरिक्त विदेशी अंशदान प्राप्त नहीं करेगी। ये संशोधन अधिनियम विदेशी अंशदान के रूप में प्राप्त राशि का प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए व्यय को भी निर्धारित करते हैं। इसे 50% की वर्तमान सीमा से घटाकर 20% कर दिया गया है। विदेशी अंशदान को केवल केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट एफसीआरए खाते में ही प्राप्त किया जा सकता है। हाल ही में यूएनएचसीआर ने उल्लेख किया है कि एफसीआरए नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के तहत भारत के दायित्वों का उल्लंघन करता है। इसके अलावा इसके अस्पष्ट रूप से उद्धृत और अतिव्यापक प्रावधान गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के इन अधिकारों को कम करते हैं। यूएनएचसीआर का मानना है कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा संघ निर्माण की स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19(1)(c) पर युक्त प्रतिबंध की अनुमति प्रदान करता है, लेकिन संबंधित देश द्वारा खतरे की सटीक प्रकृति को सिद्ध किया जाना चाहिए। परंतु संबंधित देश द्वारा खतरे की सटीक प्रकृति को सिद्ध किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ICCPR के कार्यान्वयन की निगरानी करती है, जिसमें भारत भी एक पक्षकार देश है। हालांकि भारत ने ये तर्क देते हुए यूएनएचसीआर के कथनों की आलोचना की है कि कानून का अधिनियमन एक संप्रभु विशेषाधिकार है और कानून के उल्लंघन को मानवाधिकार का संदर्भ देते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एफसीआरए को वर्ष 2010 में अधिनियमित किया गया था। ये व्यक्तियों, संघों और कंपनियों द्वारा विदेशी अंशदान की स्वीकृति एवं उपयोग को विनियमित करता है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। अप्रयुक्त भूमि का मुद्रीकरण। विभिन्न मंत्रालय वाणिज्यिक विकास एवं अवसंरचना निर्माण के लिए निष्क्रिय या अप्रयुक्त भूखंड के मुद्रीकरण के लिए तैयार हैं। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय देश के सबसे बड़े सरकारी भू स्वामित्व वाले मंत्रालय हैं। आइए अब जानते हैं भूमि के मुद्रीकरण से संबंधित मुद्दे। पर्याप्त भूमि रिकॉर्ड का अभाव और एकल व्यापक भूमि डेटाबेस की अनुपस्थिति। ट्रेड यूनियनों का विरोध, अवैध अतिक्रमण और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय का अभाव।
उड़े देश का आम नागरिक क्षेत्रीय संपर्क योजना। हाल ही में इस योजना ने अपने कार्यान्वयन के 4 वर्ष पूर्ण किए हैं। इसका उद्देश्य एयरलाइन के संचालन को समर्थन प्रदान करने के द्वारा क्षेत्रीय हवाई संपर्क सुविधा को वहनीय बनाकर इसे सुविधाजनक बनाना है। इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे रियायतें प्रदान करना। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और विमानपत्तन चालकों द्वारा रियायतें प्रदान करके इसे सुविधाजनक बनाया जा रहा है। इसके अलावा व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण के द्वारा वित्तीय समर्थन भी प्रदान किया जा रहा है। इसके द्वारा मौजूदा हवाई पट्टियों और विमानपत्तनों के पुनरुद्धार के माध्यम से असेवित और अल्प सेवित क्षेत्रों तक हवाई संपर्क प्रदान किया जाता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम PMKSY AIBP। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने PMKSY यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं के घटकों की प्रगति और कार्यक्रम की निगरानी के लिए इनकी जियो टैगिंग के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना संस्थान BISAG-N द्वारा विकसित किया गया है। PMKSY AIBP का उद्देश्य सिंचाई कवरेज का विस्तार करना तथा स्रोत निर्माण, वितरण आदि पर शुरू से अंत तक विकल्प प्रदान करने के लिए एक केंद्रित रीति से जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है। वैज्ञानिकों द्वारा गले में नए अंग की खोज की गई। ये नया अंग लार ग्रंथियों का एक समुच्चय है जो गले के ऊपरी हिस्से में गहराई में अवस्थित होता है। इसकी औसतन लंबाई लगभग 1.5 इंच है और ये उपास्थि के एक भाग पर स्थित है जिसे टोरस ट्यूबरियस कहा जाता है। अब तक इस नासाग्रसनी क्षेत्र में सूक्ष्म और विस्तृत लार ग्रंथियों की उपस्थिति के बारे में ही सूचना प्राप्त थी। ये खोज कैंसर के उपचार के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। कोविरैप। हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा कोविरैप को प्रमाणित किया गया है। ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर द्वारा विकसित एक कोविड-19 नैदानिक मशीन है। रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी RT-PCR मशीन, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए तक हो सकती है और जिसे आणविक जीव विज्ञानी द्वारा ही संचालित किया जाना आवश्यक होता है। इसके विपरीत कोविरैप मशीन के निर्माण की लागत 5,000 रुपए से भी कम है और प्रत्येक परीक्षण किट का मूल्य लगभग 500 रुपए होगा। कोविरैप मशीन में बहुत छोटे उपकरणों की आवश्यकता होती है, इसलिए ये सीमित सुविधाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग के लिए आदर्श विकल्प सिद्ध हो सकती है। INS कावरत्ती। ये नौसेना के प्रोजेक्ट 28 के तहत 4 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से अंतिम है। प्रोजेक्ट 28 को वर्ष 2003 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसमें अन्य 3 युद्धपोत हैं INS कोमार्ता, जो कि 2014 में नौसेना में शामिल किया गया, INS कदमत, जो कि 2016 में नौसेना में शामिल किया गया, और INS किल्तान को वर्ष 2017 में नौसेना में शामिल किया गया था। INS कावरत्ती में 90% तक स्वदेशी सामग्री और अधिरचना के लिए कार्बन यौगिकों का उपयोग किया गया है। इसे स्वदेशी रूप से नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किया गया और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा निर्मित किया गया है। आजाद हिंद सरकार के गठन की 77वीं वर्षगांठ। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अंतरिम आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। वे आजाद हिंद सरकार के नेता थे और भारत की इस अंतरिम निर्वासित सरकार के राष्ट्राध्यक्ष भी थे। आजाद हिंद सरकार ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। इसे 1940 के दशक में भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के प्रयोजन के लिए भारत के बाहर धुरी राष्ट्रों के साथ गठबंधन स्थापित करने के उद्देश्य से गठित किया गया था। आजाद हिंद सरकार के अस्तित्व ने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष को अधिक वैधता प्रदान की थी। नाज़का लाइंस। नाज़का लाइंस जियोग्लिफ्स का एक समूह है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये पत्थर, बजरी, मिट्टी, काष्ठ आदि जैसे भूतत्वों का उपयोग करते हुए रचनाकारों द्वारा भूखंड पर निर्मित किए गए वृहद डिजाइन हैं। इनमें ज्यामितीय आकृतियां भी शामिल हैं, जैसे कि त्रिकोण, चतुर्भुजीय, सर्पिलाकार और कुछ खगोलीय कृत्यों से संबंधित हैं। ये लाइंस पेरू के एक क्षेत्र में लीमा से 200 मील दक्षिण पूर्व में आधुनिक शहर नाज़का के निकट स्थित है। इन लाइंस की खोज पहली बार 1927 में की गई थी और वर्ष 1994 में यूनेस्को द्वारा इन्हें विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।